नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम पुनर्जागरण के प्रभाव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पुनर्जागरण के प्रभाव। और पुनर्जागरण के प्रभाव में भी हमने काफ़ी सारे प्रभाव देख लिए, जैसे साहित्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें से हम कला के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उसमें से चित्रकला पे जो प्रभाव पड़े थे वो देख लिए थे, मूर्तिकला के ऊपर देख लिए थे। और आज पढ़ेंगे हम स्थापत्य कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, पुनर्जागरण का स्थापत्य कला पर प्रभाव। किसके ऊपर? स्थापत्य कला के ऊपर प्रभाव। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, पहले गोथिक या गैथिक शैली का यूज होता था। कौन सी शैली का यूज होता था? गोथिक शैली का। उसकी जगह पे एक नई शैली आ गई, ब्रोक शैली। मैंने आपको मूर्तिकला में भी लिखाया होगा ये बात कि गोथिक शैली के स्थान पर नई शैली आ गई थी विद्यार्थियों। उसको क्या नाम दिया था? ब्रोक शैली दिया था। स्थापत्य का मतलब जानते हो आप, भवन वगैरह जो भी बनाते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? स्थापत्य कला में आते हैं। तो जो पहले गौतिक शैली धार्मिक बंधनों से धार्मिक बंधनों से बंधी हुई थी, धार्मिक बंधनों से बंधी हुई थी, वहीं बरोक शैली में उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। तो स्थापत्य कला में जो शैली परिवर्तित हुई, इसकी वजह से स्थापत्य में भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। देखिएगा आप लोग, पुनर्जागरण से पहले, और ये पुनर्जागरण हो कहाँ रहा है? यूरोप में। कहाँ पे हो रहा है? यूरोप में। पुनर्जागरण से पहले गौथिक शैली अस्तित्व में थी। कौन सी शैली? गौथिक शैली अस्तित्व में थी, जो कि आकर्षक नहीं थी। कैसी नहीं थी? आकर्षक नहीं थी। लेकिन पुनर्जागरण काल में पुनर्जागरण काल में एक नवीन शैली विकसित हुई। और विद्यार्थी, जो नई नवीन शैली विकसित हुई उसका नाम क्या रखा गया? ब्रोक शैली। क्या नाम रखा गया? ब्रोक शैली। नवीन वाली शैली का नाम क्या है? ब्रोक शैली। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, गौतिक शैली के स्थान पर ब्रोक शैली आ गई। कौन सी आ गई? ब्रोक शैली। जो पहले वो आकर्षक नहीं थी, और अब आने वाली कैसी हो जाएगी? आकर्षक हो जाएगी। अब जो ये ब्रोक शैली है, इसका निर्माण कैसे हुआ? रोमन और यूनानी जो शैली है उससे मिलाकर इसका निर्माण किया गया। ब्रोक शैली को रेखांकित करो। इसे रोमन और यूनानी शैली को मिश्रित करके बनाया है। कैसे बनाया विद्यार्थियों? रोमन और यूनानी शैली को मिश्रित करके बनाया है। देख लिया? तो जहाँ पहले स्थापत्य कला में हम गौतिक शैली का प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे? गौतिक शैली का प्रयोग करते थे। अब रोमन और यूनानी शैलियों को मिलाकर एक नवीन शैली विकसित की गई, और नवीन शैली का नाम क्या है? ब्रोक शैली। ठीक है। और पहले गौतिक शैली की एक कमी ये भी थी कि उसमें जो भी इस काम किया जाता था वो सही नहीं था, एक प्रकार से वो लोगों को आकर्षित नहीं करता था। लेकिन अब ब्रोक शैली के जो भी निर्माण किए जाएंगे, कोई भी चर्च बनाया जाओ, कोई भी भवन बनाया जाएगा, तो बड़ा आकर्षक करने वाला होगा विद्यार्थी, आकर्षित करेगा वो। तो इस ब्रोक शैली की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आप लिख सकते। लिखिएगा, ब्रोक शैली की विशेषताएं। ब्रोक शैली की विशेषताएं।
गुंबद बनाए जाने लगे। इससे पहले गुंबद नहीं बनाए जा रहे थे, गुंबद बनाए गए, देख लिया, कोमा, गोल मेहराब बनाए गए, गुंबद, गोल मेहराब, कोमा, स्तंभ, और नक्काशी का काम इसमें किया जाता था। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? गुंबद, गोल मेहराब, स्तंभ और नक्काशी का काम इसमें किया जाने लगा। नई नवीन जो शैली विकसित हुई है, देख लिया। इसके अलावा जो भी भवन बना रहे हैं, सजावट का काम बहुत, जैसे मेरी बात सुनिए, बिल्डिंग बना दी, सिंपल बना दिए, और वहीं अगर इसके फोर्सलिंग वगैरह करा के उसमें डिजाइन विजाइन बना रहे हो आप, तो भवन थोड़ा अलग आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? कमरा ये भी है और कमरा वो भी है, होते हैं ना, एक लग्जरी टाइप का कमरा दिखता है, एक कमरा ये दिखता है। वो भी शुरुआत में तो ईंट पत्थर का ही खड़ा हुआ है, लेकिन बाद में जो उसमें डिजाइन बना गई है, जो सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो हमें आकर्षित कौन से वाला करता है बताओ? फोर्सलिंग वाला, उसमें कोई डिजाइन बनी हुई है, लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है, तो वो हमें आकर्षित करता है। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा करने लग गए। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, विशेषता में दूसरी विशेषता लिखो, सज्जा, श्रृंगार व डिजाइन पर बल दिया गया। सज्जा, श्रृंगार, डिजाइन, पहले कोई बल नहीं देते थे, जैसा खड़ा हो गया वैसे ठीक है, डिजाइन पर बल दिया गया। अब भवन बना रहे हैं विद्यार्थी, भवन में आपको पता है फोर्सलिंग में जैसे लकड़ी, लकड़ी का भी यूज होता है कई बार, कई लोग लकड़ी की लगाते हैं, कई लोग आजकल तो बहुत सारे पदार्थों के वो बनी हुई आती है, प्लाई टाइप की जो होती है ना ऊपर। लेकिन अब इस समय जब हम ब्रोक शैली की बात कर रहे हैं, तो ब्रोक शैली में अब भवन बनाने में लकड़ियों का ज़्यादा प्रयोग होने लग गया। क्या प्रयोग होने लगे? लकड़ी। तो लकड़ी में क्या डिजाइन आराम से बन जाती है, देखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, लकड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। क्या? लकड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, और उसके ऊपर जो कला का प्रदर्शन किया जाता था, वो डिजाइन, मतलब कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, तो पहले तो धार्मिक बंधनों से मुक्त होती थी वो, लेकिन पहले तो धार्मिक बंधनों से युक्त होती थी, और अब कैसी हो जाएगी? धार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाएगी, ध्यान रखना, देखिएगा। कला धार्मिक प्रभाव से मुक्त रही, चौथी विशेषता, कला धार्मिक बंधनों से मुक्त रहने लगी, ये रखी। देख लिया? अगला लिखो, कला में मानव आदर्श को अपनाया। कला में मानव आदर्श को अपनाया। पहले धर्म को अपनाते थे, अब किसको अपना रहे? मानव आदर्श को अपनाया गया। क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? नाम दिख रहा है कुछ आपको? कौन सी शैली की विशेषता लिख रहे हो आप? ब्रोक शैली। और कौन सी दो शैलियों को मिलाकर इसको बनाया गया है? यूनानी और रोमन शैलियों। इससे पहले कौन सी शैली यूज होती थी? हैं? गौतिक शैली। कौन सी होती थी? गौतिक शैली। देखिएगा, इस शैली का जन्मदाता, इस शैली का जन्मदाता, सॉरी, जन्मदाता फिलिप्पो ब्रुने लेस्की। तो इस शैली का जनक किसको माना जाता है? फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की को माना जाता है। देख लिया? और फोटो दिखाई दे रही है आपको? ये इसको, इस लिपि का जनक माना जाता है, सॉरी, इस स्थापत्य जो शैली है ना, इसका जनक माना जाता है। देख लिया? रेखांकित करो इसको। ये इसका जीवन काल रहा है 1377 से लेकर 1486 तक, 2 साल से भी ज़्यादा जिया है तो है। देख लिया?
और तो 20 हो गया, 109 साल। हाँ तो 100 साल से भी लोग जीते ही जाता, कोई दिक्कत। आप इस पे ज़्यादा ना जाओ, कुल मिला के बात ये नाम पे ज़्यादा ध्यान देना। ये विद्यार्थियों फ्लोरेंस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? फ्लोरेंस कहाँ है? हैं? यहीं सब कहाँ है? फ्लोरेंस कहाँ है? इटली। ये फ्लोरेंस का निवासी था। देखो विद्यार्थी, ये जो फिलिप्पो ब्रूनलेस्की है, इसको ब्रोक शैली का जनक तो माना ही जाता है। साथ ही में जो पुनर्जागरण कालीन जो स्थापत्य कला थी उसका जनक भी कहा जाता है। नोट, फिलिप्पो ब्रूनलेस्की को पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का पिता भी कहते हैं। पिता कर लो, फादर कर लो। ये देखो, सेंट जोसेफ चर्च, सेंट जोसेफ चर्च का पज्जी चैपल इसी ने बनाया था। पज्जी चैपल, तो पज्जी चैपल क्या होता है भाई? पज्जी चैपल इसी ने बनाया था। सेंट जोसेफ चर्च का पज्जी चैपल इसी ने बनाया था। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट जोसेफ चर्च है इटली में, तो उस पे भी इसने काम करवाया, मतलब कहने का मतलब स्थापत्य कला का काम करवाया। तो मेन चीज़ तो इसका विद्यार्थी दो चीज़ याद रखनी है आपको। एक तो इसको ब्रोक शैली का जनक कहते हैं, और एक पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का। यही सवाल बनता है, बहुत सरल सा सवाल बनता है कि पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं। चार विकल्प मिलते हैं, ई ऑप्शन नोटा मिलता है। तो अगर नहीं आता तो लोग बाग छोड़ देते हैं खाली, वो ई कोई भरते हैं फिर लास्ट में जाके। तो कितना सरल सवाल है बताओ आप। पुनर्जागरण कला का स्थापत्य कला का जनक किसको कहते हैं? हैं? फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की। अब नाम नहीं बोला जा रहा, वो बात एक अलग है, बाकी है तो यही। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम पढ़ रहे हैं क्या? पुनर्जागरण काल का जो प्रभाव पड़ा था वो पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा साहित्य के ऊपर प्रभाव, फिर सेकंड हम देख रहे हैं कला के ऊपर प्रभाव। ठीक है, और कला में भी हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, स्थापत्य कला हो गया। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना किसी चित्रकला में चित्र का नाम, ये चित्र किसने बनाया, तो आज नहीं बता पाओगे आप, मुझे पता है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया इसका। अगर आप रिवीजन करोगे तो किसी भी चित्र का नॉर्मल लिखा है मैंने, ज़्यादा डीप लिखा है नहीं, आपको पता नॉर्मल चित्र लिखा है और उसका जो चित्रकार है उसके बारे में लिखा दिया। अलग अलग देशों के जो थे मैंने उनके बारे में पूरा संगीत, उनका जो साहित्य वगैरह पोर्शन था उसके बारे में लिखाया था। अब कौन सी कला के ऊपर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे हम? संगीत कला पर प्रभाव। अगला पॉइंट डालो आप, पुनर्जागरण का संगीत कला पर प्रभाव। कौन सी कला पर विद्यार्थियों? संगीत कला पर प्रभाव। अब देखो, संगीत कला पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा विद्यार्थियों, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था, जो लिख लो आप। देखो, इस समय या पुनर्जागरण के समय संगीत पर या संगीत कला पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, केवल सामान्य परिवर्तन हुए थे। केवल सामान्य परिवर्तन, केवल सामान्य परिवर्तन। लिख लिया? पहला लिखो, इसमें पहला परिवर्तन क्या हुआ? ऑक्स
ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा, ऑप्सिकार्ड, ऑप्सी कार्ड, और ओपेरा जैसी, कौन सी, ओपेरा जैसी नवीन संगीत शैलियाँ अस्तित्व में आई। तो एक परिवर्तन तो ये कह सकते हैं कि कुछ नवीन शैलियाँ थी संगीत की, वो अस्तित्व में आई। कौन कौन सी शैली अस्तित्व में आई विद्यार्थियों? ऑर्केस्ट्रा, ऑप्सिकार्ड और ओपेरा। देख लिया? एक विद्वान हुए विद्यार्थी जिनका नाम है लूथर। क्या नाम है? लिखो, दूसरा परिवर्तन लिखो। लूथर के द्वारा धार्मिक ग्रंथ गीता का उच्चारण, गीता का उच्चारण व समूहगान, समूहगान आरंभ किया। देख लिया? देखो, पलेस्ट्रीना, पलेस्ट्रीना नामक, पेलेस्ट्रीना भी कर सकते हो, पे भी कर सकते हो, पेलेस्ट्रीना नामक संगीतज्ञ ने एक संगीत ग्रंथ लिखा। पेलेस्ट्रीना नामक संगीतज्ञ है ना, एक संगीतज्ञ ने एक संगीत ग्रंथ लिखा जिसका नाम मास ऑफ मास ऑफ मार्सिलस सेकंड है। मार्स ऑफ मार्सिलस सेकंड। तो मास ऑफ मार्सिलस सेकंड नाम से जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, वो किसने लिखा है? पेलेस्ट्रीना ने लिखा है। और पेलेस्ट्रीना एक विद्वान है संगीत के क्षेत्र के। इस क्षेत्र के हैं, बड़े संगीतज्ञ, संगीत का अच्छा नॉलेज हो। देखो, इस समय के प्रमुख संगीतकार गेवरिली, कौन? गेवरिली, जॉन बुल, विलियम बर्ड, विलियम बर्ड, एम्ब्रोस, एम्ब्रोस, ये एम्ब्रोस हो चाहे विलियम बर्ड हो, जॉन बुल हो और गेवरिली हो, ये सब उस समय के प्रमुख संगीतज्ञ है विद्यार्थियों। देख लिया? ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं, कुछ नवीन शैली अस्तित्व में आई। कौन कौन सी? ऑर्केस्ट्रा, ऑप्सिकार्ड और ओपेरा जैसी हुई। इसके अलावा एक लूथर का नाम भी इसमें चर्चा में आता है। उसने धार्मिक ग्रंथ जो गीता है उसका उच्चारण और समूहगान शुरू किया। एक इसका भी याद रख लेना, पैलेस्ट्रीना का, क्योंकि इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? मास ऑफ मार्सिलस सेकंड है विद्यार्थियों। और इस समय के और भी जो प्रमुख संगीतज्ञ है वो कौन कौन है? गेवरिली, जॉन बुल, विलियम बर्ड, एम्ब्रोस, ये सब है उस समय। इस समय एक और परिवर्तन हुआ विद्यार्थी, एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र जिसका नाम है रिबिल, नहीं रिबिक। क्या नाम है? देखो,
रिबिक वाद्य यंत्र के स्थान पर वायलिन वायलिन वाद्य यंत्र का आरंभ हुआ। देख लिया। अब देखो, रिबिक जो वाद्य यंत्र होता था उस समय, अब ऐसे संगीत को कौन सुनेगा विद्यार्थी, जिसका जो वाद्य यंत्र है वो ऐसी भद्दी आवाज निकालता है, तो उसको कौन कोई सुनना पसंद करेगा कि बताओ। एक तो वोयलिन की आवाज है, एक इसकी रिबिक की आवाज है, दोनों में काफी अंतर था विद्यार्थियों। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, सिंगर होते हैं मेरे जैसे, वो जबरदस्ती गाना सुनाते हैं तो उनको कोई सुनना पसंद नहीं करता है। और एक अच्छा जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसका वाद्य यंत्र बढ़िया हो, उनको सब लोग सुनना पसंद करते हैं। हालांकि पुनर्जागरण में इस पे संगीत पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ा था। तो वाद्य यंत्र में भी जैसे चेंज हुआ, जैसे रिबिक की जगह पे कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेने लग गया, वायलिन का लेने लगे विद्यार्थी। अगला और लिखो, ओरिटोरिया ओरिटोरिया ओपेरा अस्तित्व में आए। ओरिटोरिया के स्थान पर ओपेरा अस्तित्व में आया। तो पहले लिखा दिया ना आपने ओपेरा, वो सेलियो के नाम लिखा है मैंने एक। ये क्या है, सेलिया है। तब ये क्या है फिर, ओरिटोरिया के स्थान पे किसका यूज होने लग गया, ओपेरा का। ओरिटोरिया में विद्यार्थी पहले धार्मिक संगीत होता था। मैंने कहा ना पहले धर्म ही सब कुछ था, तो कैसा संगीत होता था इसमें, धार्मिक संगीत पर बल दिया गया। और वहीं जो ओपेरा जो संगीत की जो शैली है, उसमें सांसारिक विषयों पे बल दिया गया। पर दिया गया सांसारिक विषय पर गान हुआ। कौन से विषयों पर गान हो रहा है, सांसारिक विषयों पर गान हो रहा है। और पहले कौन से विषयों पर गान होता था, धार्मिक विषयों पर गान होता था। विद्यार्थी एक तो चल रहा है कोई बढ़िया सा गाना, गम भरा हो, चाहे कोई दूसरा गाना हो, और एक होता है भजन चल रहे हैं, तो भजन को सुनना पसंद करोगे, गानों को सुनना पसंद करेगा आज का युवा है। भजनों को कोई नहीं सुनता, हकीकत है ये। एक जगह भजन चल रहे हैं, एक जगह डांस चल रहा है रानी रंगीली का, तो बताओ कौन सा देखोगे आप हैं। संख्या ज्यादा, संख्या बल किधर रहेगा बताओ ज्यादा, आप खुद डांस वाले में ज्यादा रहेगा। माना कि उधर एक बढ़िया कोई सिंगर बढ़िया गाना गा रहा है, एक उधर भजन चल रहे माता जी के, तो माता जी के भजन में कोई बैठेगा क्या, उधर कोई नहीं बैठता। तो यही कंडीशन उस समय थी। जो ऑडिटोरिया वगैरह इसमें धार्मिक धार्मिक बातों को लेकर वो संगीत होता था, तो उनको फिर उनमें बदलाव हो गया। उनकी जगह क्या हो गया अब, ओपेरा, सांसारिक जो विषय है उनके ऊपर गान होने लग गया। तो थोड़ा तो बदलाव करें। देखो, सातों कितने पॉइंट लिख लिया आपने, सातों पॉइंट लिखो। इंस्ट्रूमेंटल गायन, इंस्ट्रूमेंटल गायन होते हैं ना, वाद्य यंत्रों के साथ गायन करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल गायन, कोमा संगीत में सौम्यता, लय में एक रूपता आई। संगीत में क्या चेंज हुआ विद्यार्थियों, इंस्ट्रूमेंटलों के साथ गाने का काम करने लग गया। एक तो होता है बिना वाद्य यंत्र ही गा रहा है, ठीक है, लेकिन अब किसके साथ गाता है वो, इंस्ट्रूमेंटलों के साथ गाता है विद्यार्थियों। और संगीत में भी सौम्यता आ गई। और लय, लय जानते हो ना, एक लय किधर जा रही किधर जा रही, आ ऊ करते हैं ना ऐसे लोग, लेकिन एक पूरा लय के साथ इसमें अब मतलब वो परिवर्तन हो गया था, ऐसे गाने लग गए थे। समझ गए। तो यह थोड़ा सा परिवर्तन किसमें, संगीत के क्षेत्र में। समझ गए। तो ये संगीत का क्षेत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। अब कौन सा बचा है, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़े हैं वो लिख लो। अगला पॉइंट जो भी आ रहा है डाल लो एडिंग, विज्ञान पर प्रभाव। पर विज्ञान, अब विज्ञान में चाहे खगोल क्षेत्र की बात हो, चाहे शरीर से संबंधित विज्ञान की बात हो, चाहे गणित के कुछ बातें हो, वो सारी बातें हम विज्ञान के अंदर भी कर लेंगे ना। विज्ञान पर प्रभाव, विज्ञान पर
प्रभाव। में एक विद्वान का नाम लिखो सबसे पहले, निकोलस कॉपरनिक्स। एक मिनट, मेरे पास फोटो भी होगी, यही है, निकोलस कॉपरनिक्स। कॉपर, इनका क्या योगदान है वो देख लेते हैं विज्ञान के से। जीवन काल देखो सबसे पहले, 1473 से 1543, 1473 से 1543 ईस्वी, ये तो इनका जीवन काल रहा है निकोलस कॉपरनिक्स का। देखो, इनका जन्म पोलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? सब चीज़ों को आप ढंग से पढ़ना, जब जाके आपका बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आगे जैसे आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ोगे, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ोगे यहाँ पर, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये जो नाम सुने हुए रहेंगे ना आपके, तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। नाम ही अगर नहीं सुना, देख लिया। अब ये जो निकोलस कॉपरनिक्स का नाम सुना है क्या आपने? साइंस वाले बच्चों ने सुना ही होगा, सुना है? तो निकोलस का सुना हुआ है, क्या था रोल निकोलस का? नाम सुना हुआ, रोल पता नहीं है? हाँ बता भाई। साइंस है ना आपके पास, और किसके पास साइंस? गणित किसके पास? साइंस और गणित किसके पास रही? तेरे पास भी रही है? हैं? तो कहने का मतलब यह है कि ये खगोल शास्त्री भी था और गणितज्ञ भी था। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं फालतू ही पूछता हूँ, आपके पास क्या सब्जेक्ट रहा है? हैं? उस सब्जेक्ट का तो कोई औचित्य ही नहीं निकल, मुझे तो कहीं पर कोई फायदा नहीं दिखा किसी भी स्टूडेंट का। जैसे कोई बच्चा कहता है मेरे पास हिंदी साहित्य, किसके पास है बहन जी? आपके पास हिंदी साहित्य? मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हिंदी साहित्य का इधर कोई फायदा मिल रहा हो। चलो लिखो, इसने ऐसे लिखो, इनसे पहले, ये जो है ना निकोलस कॉपरनिक्स, इनसे पहले टॉलमी, टोलेमी बोल सकते हो, इनसे पहले टोलेमी का अर्थ सेंट्रिक, टोलेमी का अर्थ सेंट्रिक, ब्रैकेट में आप जियो सेंट्रिक भी लिख सकते हैं, जियो सेंट्रिक सिद्धांत, इनसे पहले टोलेमी का अर्थ सेंट्रिक सिद्धांत या जियो सेंट्रिक सिद्धांत था, जो कि चर्च को समर्पित था। मतलब एक सिद्धांत चलता है विद्यार्थियों, जिसका नाम क्या है? अर्थ सेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो ये किसने दिया था ये सिद्धांत? टॉलमीन ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमीन दिया था विद्यार्थियों। और ये पूरा किसको समर्पित था? चर्च को समर्पित था। ठीक है, अब टॉलमी ने जो अर्थ सेंट्रिक जो सिद्धांत दिया था, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी केंद्र में है, मतलब अंतरिक्ष जो पूरा है, जो पूरा ब्रह्मांड है अपना, उसमें पृथ्वी कहाँ है? केंद्र में है। और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको अभी पता है अभी स्थिति क्या है? केंद्र में क्या है? सूर्य है, और उसके चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य वाली बात ये कर देगा निकोलस, फिर मतलब एक प्रकार से विरोध हो गया उसका पहले वाले का, जो कई वर्षों से उसकी बात मानते हैं टोलमी की बात को, या जो चर्च वाले जो सिद्धांत है
उनको मानते हैं और व्यक्ति दूसरा आके कहे ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो इस शुरुआत में तो उसका विरोध होगा। फिर देखते हैं आगे क्या घटना घटित हुई। तो टॉलमी का सिद्धांत क्या था? अर्थ सेंट्रिक सिद्धांत था। अब जियो सेंट्रिक भी कहते हैं इसको। और ये सिद्धांत किसको समर्पित था? अब आप इस अर्थ सेंट्रिक या जियो सेंट्रिक को रेखांकित कर लो। देखो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देख लिया? नोट। अब एक विद्वान आया जिसका नाम क्या है? निकोलस कॉपरनिक्स। इसने विद्यार्थियों टॉलमी का जो अर्थ सेंट्रिक सिद्धांत है इसको खारिज कर दिया। देखो नोट डालो। इसमें निकोलस कॉपरनिक्स ने उक्त सिद्धांत को खारिज कर दिया। उक्त मतलब जो ऊपर हमने बात की है ना, उक्त सिद्धांत को खारिज कर दिया। कौन सा सिद्धांत को खारिज किया इसने? अर्थ सेंट्रिक वाली जो बात थी, अर्थ सेंट्रिक जो थ्योरी थी, उसको क्या कर दिया कॉपरनिक्स ने? विद्यार्थी उसको खारिज कर दिया। और कॉपरनिक्स ने हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। और आपको पता है खगोल शास्त्री था, हैं? खगोल की नॉलेज थी इसको। कौन सा सिद्धांत दिया इसने? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों? अर्थ सेंट्रिक सिद्धांत दिया। और अर्थ सेंट्रिक जो सिद्धांत दिया वो जियो सेंट्रिक सिद्धांत भी कहते हैं उसको, जियो सेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। और वो पूरा किसको सपोर्ट करता था? चर्च को सपोर्ट करता था। जियो सेंट्रिक सिद्धांत किसको सपोर्ट करता था? मतलब कुल मिला के बात ये कि चर्च के लोगों ने ये बता रखा था दुनिया को, पॉप पादरी जो भी होते हैं उन्होंने ये बता रखा था कि पृथ्वी केंद्र में है। पृथ्वी कहाँ है? केंद्र में है। और जितने भी ग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सारी दुनिया मान रही थी उस समय। लेकिन एक विद्वान आया विद्यार्थी पुनर्जागरण के दौरान, तो ऐसा नहीं है। तो कैसा है? उसने कहा कि केंद्र में तो क्या है? सूर्य है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। और उस विद्वान का नाम है निकोलस कॉपरनिक्स। और उसने जो उसका सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। अब हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को आप रेखांकित कर लो। मेन मेन चीज याद रखनी है आपको, ऐसी पूरी कहानी के रूप में याद नहीं रखना है। जैसे हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया है, अर्थ सेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया, आपके तो ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को रेखांकित करो। देखो इनके अनुसार सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है और बाकी खगोलीय पिंड बाकी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर और चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब विद्यार्थियों ये बात इसने लिखी अपनी पुस्तक में। किसने? निकोलस कॉपरनिक्स ने। इसकी पुस्तक का नाम लिख सकते हो आप, ये पुस्तक का नाम है इसकी। ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है निकोलस कॉपरनिक्स। ये पुस्तक का नाम है ऑन द रिवलेशन ऑफ हेवनली और स्पेयर्स। ये पुस्तक का नाम है इसकी।
तो कोपरनिकस की पुस्तक कौन सी जिसमें ये बात है उसने लिखी है, या इसने जो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया है उसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? इस पुस्तक में मिलता है। देख लिया? अब विद्यार्थियों, ये विचार किसने दिया था? कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस का ये विचार था कि पृथ्वी बीच में नहीं है, बीच मध्य में तो क्या है, केंद्र में तो कौन है? सूर्य है। तो एक प्रकार से चर्च के विरुद्ध बोल गया विद्यार्थी। ये कौन बोल गया? निकोलस। तो उस समय चर्च के विरुद्ध बोलना अपने आप में अपराध था कि नहीं? तो फिर उन्होंने, चर्च वालों ने इसका विरोध किया। लास्ट में जाकर इसको अपने विचार वापस लेने पड़े। लेकिन एक बार मुझ से कोई बात बोल दी तो फैल गई हैं? चलो, इसने जो ग्रंथ भी लिखा, जो बातें लिखी वो मिटा दी, सब ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जो एक बार बोल दी है वो तो कुछ लोगों को तक तो गई बात। देखो, नोट डालिएगा। उक्त सिद्धांत के बाद, सिद्धांत दिया ना इसने, उक्त सिद्धांत के बाद निकोलस को, ये पूरा नाम लिखो तो लिख लो आप, निकोलस कोपरनिकस को चर्च के विरोध का सामना करना पड़ा। चर्च के विरोध का सामना करना पड़ा। समझिए? चर्च का जो विरोध हुआ उसका सामना करना पड़ा, और परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने विचार वापस लिए, अपने विचार वापस। मगर विचार, लिख लो, मगर विचार सदैव के लिए अमर हो गए।